सबसे फर्स्ट बेटा अपन देखेंगे वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स किस टाइप से अपन फाइंड कर सकते हैं। ये जैसे एक ब्लॉक है, ब्लॉक ऑफ मास m है, इस पर एक फोर्स F एक्ट कर रहा है थीटा एंगल पर, और इस फोर्स के इफेक्ट में ये जो ब्लॉक है इसका डिस्प्लेसमेंट s है। ब्लॉक s डिस्प्लेसमेंट कर रहा है और हमें इसका वर्क डन फाइंड करना है। तो फोर्स के दो कंपोनेंट हो सकते हैं। अलोंग द डिस्प्लेसमेंट उसका कंपोनेंट F cos थीटा होगा एंड परपेंडिकुलर कंपोनेंट F sin थीटा के इक्वल होगा। अगर अपन यहाँ पे देखें बेटा वर्क डन बाय द फोर्स, तो क्या लिखेंगे, फोर्स का वो कंपोनेंट जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में हो, तो F cos थीटा इंटू अपन कह रहे कि S है, या हम कह सकते हैं S F इंटू S cos थीटा, डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट फोर्स की डायरेक्शन में। तो यहाँ से अपन कहेंगे कि जो वर्क डन बाय फोर्स F है वो होगा F S cos थीटा, और उसको हम लिख सकते हैं F वेक्टर डॉट S वेक्टर, F S cos थीटा, या हम कहेंगे F वेक्टर डॉट S वेक्टर। अगर हम इसके SI यूनिट की बात करें तो SI यूनिट फोर्स की यूनिट न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट का मीटर, और उसको अपन कहेंगे जूल। वर्क डन की SI यूनिट जूल है। सेकेंड अपन कह रहे कि अगर हम CGS यूनिट की बात करें, CGS यूनिट, तो न्यूटन की यूनिट डाइन होता है, मीटर की यूनिट सेंटीमीटर, एंड दैट इज इक्वल्स टू अर्ग। और जूल और अर्ग में क्या रिलेशन है, 1 जूल इक्वल्स टू 10⁻⁷ अर्ग के इक्वल होगा। नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं कि अगर डायमेंशन फॉर्मूला इसका देखें, डायमेंशन फॉर्मूला, तो डायमेंशन फॉर्मूला होगा m1 L2 T माइनस 2 के इक्वल होगा, m1 L2 T माइनस 2। अभी हमने कहा कि जो वर्क डन है वो Fs cos थीटा है। थीटा यहाँ पर एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट है, और cos थीटा की वैल्यू में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। तो हम ये कह सकते हैं कि वर्क डन बाय द फोर्स, वर्क डन बाय द फोर्स may be पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और जीरो हो सकता है। वर्क डन बाय द फोर्स में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। अगर अपन केस 1 देखें, और केस 1 में अपन कह रहे कि इफ थीटा ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो एंड लेस देन इक्वल्स टू, सॉरी लेस देन 90 है, लेस देन 90 डिग्री है, एक्यूट एंगल की हम बात कर रहे हैं, तो cos थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होगा। cos थीटा पॉजिटिव है तो वर्क डन भी पॉजिटिव होगा। मीन्स W इक्वल्स टू Fs cos थीटा, और वो पॉजिटिव होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम कह रहे कि ये जैसे एक ब्लॉक है, ब्लॉक ऑफ मास m है, इस पर अपन कह रहे कि एक फोर्स एक्ट कर रहा है, और फोर्स एक्यूट एंगल बना रहा है डिस्प्लेसमेंट से, डिस्प्लेसमेंट s है, तो इसका वर्क डन पॉजिटिव होगा। वर्क डन होगा Fs cos थीटा, और वो पॉजिटिव होगा। तो जब भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल एक्यूट एंगल है, लेस देन 90 डिग्री अगर थीटा है, तो उस केस में वर्क डन पॉजिटिव होगा। केस 2 अपन देख रहे हैं, इफ थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है, और 90 डिग्री है तो हम कहेंगे cos 90
वो 0 के इक्वल। थीटा 90 डिग्री है और थीटा 90 है तो cos 90 की वैल्यू 0 होगा। अभी cos 90 0 है तो वर्क डन को अपन कहेंगे एफ एस cos 90 एंड वो 0 के इक्वल होगा। ऑसिलेटरी मोशन कर रहा है तो उस केस में टेंशन के कारण वर्क डन 0 होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो टेंजेंशियल होगा, टेंशन बटा इनवर्ड होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, तो हम कहेंगे कि वर्क डन बाय टेंशन वो होगा टी एस कॉस 90 और उसकी वैल्यू 0 के इक्वल होगा। फिर सेकेंड केस बेटा अपन कहेंगे कि अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, ये जैसे सर्कुलर मोशन कर रहा है, और जब पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है उसकी स्पीड v है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स बेटा कहाँ पे लगता है, सेंटर की तरफ लगता है। डिस्प्लेसमेंट कहाँ पे होगा, टेंजेंट के अलोंग, दोनों के बीच में एंगल कितना, 90 डिग्री। तो हम कहेंगे वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स, वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स वो बेटा सेंट्रीपिटल फोर्स डिस्प्लेसमेंट cos 90 और वो ऑलवेज 0 के इक्वल होगा। तो ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स ऑलवेज 0 के इक्वल होगा। ये एज ए कंसेप्ट अपने को याद रखना है। थर्ड पॉइंट बेटा अपन कह रहे हैं कि जैसे एक पर्सन है, वो अपने सिर पर, या एक कुली है, वो अपने सिर पर लगेज लेके मोशन कर रहा है, हॉरिजॉन्टल जा रहा है, और अपने को पूछा जाए कि वर्क डन बाय ग्रेविटी फोर्स कितना है, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी फोर्स क्या होगा, 0। वर्क डन बाय ग्रेविटी फोर्स अपन देखें तो mg नीचे है और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 90 डिग्री, तो उस केस में वर्क डन बाय ग्रेविटी फोर्स 0 के इक्वल होगा। तो ये हमने केस 2 देखा कि अगर थीटा 90 डिग्री है तो वर्क डन ऑलवेज 0 के इक्वल होगा। पॉजिटिव कब 0 और कब नेगेटिव। इसका अगर एग्जांपल देखें, जैसे अपन कह रहे कि एक ब्लॉक है, ब्लॉक मास m है और F फोर्स लग रहा है। F के इफेक्ट में ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट s है, ये अपन कह रहे कि s डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, और उस केस में अगर वर्क डन की बात करें फ्रिक्शन के कारण का है ना, ये रफ सरफेस है तो फ्रिक्शन फोर्स पीछे लगेगा। फ्रिक्शन फोर्स के कारण अगर वर्क डन की बात करें तो वो होगा माइनस म्यू एम जी फ्रिक्शन फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट एस हो गया, और यहाँ पे डायरेक्शन ऑपोजिट है इसलिए cos 180 होगा, cos 180 की वैल्यू -1, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स माइनस म्यू एम जी इंटू एस के इक्वल होगा। एक एग्जांपल बेटा अपन देख रहे हैं, ये जैसे एक ब्लॉक ऑफ मास 10 kg है और इस ब्लॉक पर एक फोर्स F 37 डिग्री पर लग रहा है। F की वैल्यू बेटा 100 न्यूटन है। फ्रिक्शन कोफिशिएंट ये बेटा 0.4 के इक्वल है और उसका डिस्प्लेसमेंट 20 मीटर के इक्वल है, और हमें पूछा गया है कि फाइंड फर्स्ट वर्क डन बाय F कितना होगा जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, सेकेंड वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स कितना है वो अपने को फाइंड करना है, थर्ड वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स कितना है वो अपने को फाइंड करना है, एंड फोर्थ वर्क डन बाय ग्रेविटी फोर्स कितना है वो अपने को फाइंड करना है। 4000, चलो चेक करते हैं। ये बेटा अपन कह रहे कि 100 न्यूटन है, 100 न्यूटन का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना होगा, या डायरेक्टली अपन इसको फोर्स के कारण इसको कंपोनेंट बेटा रिजॉल्व करें तो ये अपने पास 100 cos 37 होगा, और 100 cos 37 बेटा 80 न्यूटन के इक्वल होता है।
फिर वर्टिकल डायरेक्शन में कंपोनेंट देखे तो 100 sin 37 और वो बेटा 60 न्यूटन के इक्वल होगा। ऊपर की तरफ एक नॉर्मल फोर्स लगेगा, नीचे बेटा वेट फोर्स कितना लगेगा 100 न्यूटन, और इधर अपन कह रहे कि फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। फर्स्ट अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, है ना, वर्क डन बाय एफ। उसको हम लिख सकते हैं एफ एस कॉस 37 था। एफ की वैल्यू 100, एस की वैल्यू 20 और कॉस 37 4/5 हो गया। तो कितना होगा बेटा, ये अपने पास 4 हो गया एंड 1600 जूल होगा बेटा। ये फर्स्ट का आंसर। The second is 800 joules. सेकेंड का चेक करते हैं। सेकेंड अपन कह रहे कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स, तो यहाँ पे क्या होगा माइनस फ्रिक्शन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा, फ्रिक्शन फोर्स होगा म्यू इनटू एन। म्यू की वैल्यू कितना है 0.4, एन की वैल्यू कितना है 100 माइनस 60 और वो 40 के इक्वल होगा। तो 0.4 इंटू बेटा 40 एंड दैट विल बी इक्वल टू 16 होगा, 16 न्यूटन। तो फ्रिक्शन फोर्स के कारण वर्क डन देखे तो ये हो गया बेटा -16 इंटू 20, कितना मिला -320 जूल तक। ये इसका आंसर है। पता चला कहाँ पे मिस्टेक की। Sir, why will it be minus? क्योंकि अपन कह रहे हैं कि नॉर्मल फोर्स जब अपन फाइंड करेंगे तो ब्लॉक पर ऊपर की तरफ दो फोर्स लग रहे हैं। देखो एक तो ये 60 न्यूटन लग रहा है और एक एन लग रहा है और नीचे mg लग रहा है, हमें एन चाहिए। तो इक्विलिब्रियम में क्या होगा n प्लस 60 इक्वल्स टू, यहाँ पे इक्वेशन क्या लिखेंगे बेटा n प्लस 60 इक्वल्स टू 100। अपवर्ड लगने वाले फोर्सेस डाउनवर्ड फोर्स के इक्वल होगा। तो n इक्वल्स टू हमें मिला 100 माइनस 60, तो ये अपने को 40 न्यूटन मिला। ये नॉर्मल फोर्स होगा, डायरेक्ट mg के इक्वल नहीं कर सकते। Okay, sir. थर्ड वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स बेटा, क्या होगा वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स, Sir, F sin theta into S into cos theta, थीटा कितना है 37 degrees. नो 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 नो, वर्क डन बाय नॉर्मल होगा 53 एन degrees. एस कॉस 90। नॉर्मल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 90 डिग्री होगा ना, नॉर्मल तो परपेंडिकुलर वर्टिकली अपवर्ड होता है, डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल कर रहा है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हुआ 90 डिग्री, और cos 90 है तो वर्क डन क्या हो गया 0। देखो यहाँ पे ब्लॉक ऐसे रखा हमने, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है एस और नॉर्मल इधर है, दोनों के बीच में एंगल कितना हुआ 90 हुआ ना, और जब एंगल 90 है तो वर्क डन क्या होगा 0। Okay, sir. Sir, so fourth one will also be 0, right? यस फोर्थ वन है वो भी 0 होगा। तो अगर हम वर्क डन बाय ग्रेविटी फोर्स देखें तो वो भी 0 के इक्वल होगा, क्योंकि mg डाउनवर्ड और डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल, तो mg एस cos 90 और cos 90 की वैल्यू 0, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी फोर्स 0 के इक्वल। पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 कैसे, जैसे अपन कह रहे कि एक एग्जांपल अपन देख रहे हैं, टू ब्लॉक सिस्टम बेटा आपने पढ़ा था कि जैसे अपन कह रहे कि टू ब्लॉक सिस्टम है, इसका मास बेटा 2 kg है, ये अपन कह रहे कि 4 kg है, यहाँ पर अपन कह रहे कि एक्सटर्नल फोर्स F लग रहा है, और जब F इधर लगेगा तो इस पर फ्रिक्शन फोर्स कहाँ पे लगेगा पीछे की तरफ लगेगा, ये सरफेस स्मूथ है, और इस पर अपन कह रहे कि फ्रिक्शन फोर्स कहाँ पे लगेगा आगे की तरफ लगेगा। तो अगर अपन फ्रिक्शन फोर्स के कारण 2 kg पर वर्क देखे तो पॉजिटिव होगा, क्योंकि जिधर डिस्प्लेस करेगा उधर ही अपन कह रहे कि इसका फोर्स लग रहा है फ्रिक्शन फोर्स। तो 2 kg की अगर अपन बात करें, 2 kg पर वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स पॉजिटिव होगा, वही 4 kg पर वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स नेगेटिव होगा, क्योंकि 4 kg को फ्रिक्शन फोर्स अपोज कर रहा है,
और 2 kg को फ्रिक्शन फोर्स सपोर्ट कर रहा है। Yes. मतलब यहाँ पे हम कहेंगे द वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स on 2 kg block will be positive and the work done by friction force on 4 kg block will be negative। तो अपन इसको नोट करके अपन लिखेंगे कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स may be positive और नेगेटिव। पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। मूविंग अपवर्ड विथ कांस्टेंट स्पीड, एलिवेटर कांस्टेंट स्पीड से अपवर्ड मोशन कर रहा है। ये अपन कह रहे कि एक ब्लॉक है, ब्लॉक ऑफ मास m है, ये एंगल थीटा है और इस टाइप से कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है और ये ब्लॉक है वो रेस्ट में है। अपने को पूछा गया है कि फाइंड फर्स्ट वर्क डन बाय ग्रेविटी फोर्स, फाइंड वर्क डन बाय ग्रेविटी फोर्स, सेकंड वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स, and third work done by normal force with respect to ground in time t टाइम में ग्राउंड के रेस्पेक्ट में अपन कह रहे कि क्या वर्क डन होगा वो अपने को फाइंड करना है। ट्राई करो, सोचो क्या हो सकता है। सबसे पहला काम क्या करना होता है, फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे और फिर जिस फोर्स के कारण वर्क डन पूछा गया है उसमें एफ एस कॉस थीटा अप्लाई करेंगे। बस ये काम करना है। एफ एस कॉस थीटा फोर्स, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट और उन दोनों के बीच में एंगल कितना है वो अपन राइट करेंगे और इनके कारण का वर्क डन अपने को पूछा गया तो सबसे फर्स्ट वर्क डन बाय ग्रेविटी फोर्स अपन फाइंड करेंगे। तो बेटा ग्रेविटी फोर्स कहाँ पे लग रहा है, डाउनवर्ड। डिस्प्लेसमेंट कहाँ पर है, अपवर्ड। दोनों के बीच में एंगल कितना है, 180 डिग्री, तो वी cos 180 लिख दिया। मीन्स यहाँ से अपन कह रहे कि एम जी डिस्प्लेसमेंट कितना बेटा, v इंटू टी cos 180 -1। तो फाइनल बेटा अपने को वर्क डन बाय ग्रेविटी फोर्स मिला -mg/v। ये वर्क डन बाय ग्रेविटी फोर्स। क्लियर बेटा, यहाँ तक वर्क डन बाय ग्रेविटी फोर्स समझ में आया? यस सर। चलो अभी अपन बात कर रहे हैं वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स। तो फ्रिक्शन फोर्स के कारण वर्क डन बेटा फ्रिक्शन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट एस, दोनों के बीच में एंगल 90 माइनस थीटा, तो हमने लिखा cos 90 माइनस थीटा और उसको हम कह सकते हैं एफ ऑफ एफ। फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या होगा बेटा इसमें, तो यहाँ पे लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स नहीं लग रहा है, ये इक्विलिब्रियम में है तो फ्रिक्शन फोर्स किसके इक्वल होगा, एम जी साइन थीटा का, है ना। म्यू एम जी कॉस थीटा के इक्वल नहीं होगा, वो तब होता है जब स्लाइडिंग स्टार्ट करता है ब्लॉक। यहाँ पे स्लाइडिंग स्टार्ट नहीं की है, वो रेस्ट में है
और रेस्ट में है तो mg sin थीटा के इक्वल एक्सटर्नल फोर्स के इक्वल फ्रिक्शन फोर्स होगा। एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे mg sin थीटा है, तो f ऑफ f mg sin थीटा के इक्वल होगा। दूसरा अपन कह रहे कि डिस्प्लेसमेंट s, और s किसके इक्वल होगा, v इंटू टी। तो ये वैल्यू अपन यहाँ पे रखे तो देखो हमें क्या मिल रहा है, mg ये अपने पास साइन थीटा इंटू बेटा डिस्प्लेसमेंट v इंटू टी, और कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा, साइन थीटा। तो यहाँ से अपने को मिला mg vt साइन स्क्वायर थीटा। ये अपन कह रहे कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स के इक्वल होगा, mg vt साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होगा। वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स, तो नॉर्मल फोर्स n s और दोनों के बीच में बेटा एंगल कितना, थीटा, तो ns cos थीटा हो गया। n की वैल्यू बेटा किसके इक्वल, mg cos थीटा, डिस्प्लेसमेंट p इंटू टी के इक्वल है, वैल्यू अपन रखते हैं, तो mg cos थीटा इंटू वी टी, और ये अपने पास cos थीटा में से यहाँ से अपने को मिला mg vt cos स्क्वायर थीटा के इक्वल हो। ये अपने पास वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स है, mg vt cos स्क्वायर थीटा के इक्वल हो। कह रहे कि बी पर शिफ्ट कर रहे, तो अपने को वर्क डन बाय फोर्स एफ फाइंड करना है। फाइंड द वर्क डन बाय an external force F, an external force F if, first अपन कह रहे if force F is acting, force F is acting along horizontal direction, horizontal direction, फोर्स है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग रहा है, तो कितना वर्क डन होगा। सेकेंड, इफ फोर्स एफ इज एक्टिंग ऑलवेज along the tangent, always along the tangent, force F is acting always along the tangent। एंड थर्ड अपन कह रहे हैं if force F is acting always along the point P, along the point P, फोर्स हमेशा B पॉइंट की तरफ लगता है, तो वर्क डन बाय F अपने को फाइंड करना है। ये तीन केस दे रखा, अलग अलग सिचुएशन में अपने को वर्क डन फाइंड करना है। तो फर्स्ट अपन कह रहे फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग रहा है, तो फर्स्ट केस को अपन सॉल्व कर रहे बेटा। ये जैसे पेंडुलम बॉब है और उसको ए से बी तक अपने को पहुंचाना है, ए से बी तक पहुंचाना है। ये ए है, ये अपन कह रहे कि बी है, ये स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एल के इक्वल है। अभी अपन कह रहे कि इस फोर्स पर एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है, तो किसी मोमेंट पर बेटा अपन इसकी बात करें कि सपोज पेंडुलम थीटा एंगल पर है, ध्यान से बेटा समझना इसको। किसी मोमेंट पर पेंडुलम थीटा एंगल पर है और उस पर फोर्स बेटा हॉरिजॉन्टल लग रहा है, मतलब फोर्स जो है वो ऑलवेज हॉरिजॉन्टल रह रहा है, और इस फोर्स के इफेक्ट में इस पेंडुलम का डिस्प्लेसमेंट अपन कह रहे कि थीटा है। इस फोर्स के इफेक्ट में उसका डिस्प्लेसमेंट थीटा है। डिस्प्लेसमेंट कहाँ पे होगा, अलोंग द टेंजेंट होगा, तो डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है, और ये थीटा है, ये बेटा
थीटा होगा तो बाई ज्योमेट्री ये भी थीटा होगा। डिस्प्लेसमेंट ds इधर है, f इसके इक्वल है और ये एंगल d थीटा है। डिस्प्लेसमेंट अगर मैं डी थीटा की बात करता हूँ तो डी थीटा किसके इक्वल होगा, आर अपॉन रेडियस, तो ds अपॉन एल के इक्वल होगा। तो डिस्प्लेसमेंट को हम लिख सकते हैं एल डी थीटा। अभी अपने को बेटा वर्क डन पूछा गया इस ऐप के कारण, तो इस ऐप के कारण वर्क डन अपन देखें डी डब्ल्यू एफ टा, और वो क्या होगा, एफ एस कॉस थीटा टा। मतलब फोर्स डिस्प्लेसमेंट डी एस है तो एफ डी एस और दोनों के बीच में एंगल कॉस थीटा। डी एस की वैल्यू एल डी थीटा लिख सकते हैं, तो एफ एल कॉस थीटा डी थीटा, ये डी डब्ल्यू एफ होगा। तो हमें टोटल वर्क डन चाहिए, तो हम क्या लिखते हैं, इंटीग्रेशन एफ एल कॉस थीटा डी थीटा। थीटा की वैल्यू अपने पास 0 to π/2 है, तो ए से बी जाएगा तो थीटा कहाँ से कहाँ वेरी करेगा, 0 to π/2। तो वर्क डन को हम क्या लिख सकते हैं, तो वर्क डन बाय फोर्स एफ दैट विल बी इक्वल्स टू एफ एल, कॉन्स्टेंट बाहर ले लिया, कॉस थीटा का बेटा डिफ्रेंसिएशन पर इंटीग्रेशन साइन थीटा, थीटा इक्वल्स टू 0 to π/2। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये मिला एफ एल साइन π/2 जिसकी वैल्यू 1, साइन 0 की वैल्यू 0। तो फाइनली अपने को मिला एफ इंटू एल। तो वर्क डन बाई फ्रिक्शन फोर्स एक्सटर्नल फोर्स एफ इंटू एल के इक्वल होगा। ये सर अब अगर फोर्स टेंजेंशियल है तो डिस्प्लेसमेंट भी टेंजेंशियल है, दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री हुआ। तो अगर मैं वर्क डन की बात करता हूँ डी डब्ल्यू एफ, वो होगा एफ डी एस कॉस 0 डिग्री, और डी एस ऑलरेडी अपन फाइंड कर चुके हैं, एल डी थीटा के इक्वल है। तो वैल्यू बेटा अपन फाइंड करें डी डब्ल्यू एफ दैट विल बी इक्वल टू एफ एल डी थीटा के इक्वल होगा। टोटल वर्क डन बाई फोर्स फाइंड करना है, तो ये हो गया एफ एल इंटीग्रेशन डी थीटा, थीटा बेटा 0 to π/2। तो उस केस में वर्क डन बाई एफ वो एफ एल इंटू π/2 के इक्वल होगा। मतलब हम इसको कह सकते हैं एफ इंटू पाई एल बाई 2। तो जब अपन कह रहे फोर्स टेंजेंट के अलोंग लगता है तो वर्क डन फोर्स इंटू पाथ लेंथ के इक्वल होगा। sir, how is force and ds in the same direction? क्योंकि फोर्स उसने कहा टेंजेंशियल, और डिस्प्लेसमेंट जब सर्कुलर आर्क पे चलता है तो डिस्प्लेसमेंट भी टेंजेंशियल होगा, तो दोनों की डायरेक्शन सेम हो गया। केस 2 में अपने को गिवन है क्वेश्चन के अंदर कि फोर्स इज एक्टिंग ऑलवेज अलोंग द टेंजेंट। Okay, sir. अभी अपन थर्ड केस देख रहे हैं। थर्ड केस में फोर्स जो है वो टुवर्ड्स बी लगता है हमेशा, मतलब उसकी डायरेक्शन बी की तरफ है। जिसे अपन कह रहे कि एक पार्टिकल है किसी मोमेंट पर थीटा एंगल पर है, इवटा एंगल थीटा है, और सेम था उसका डिस्प्लेसमेंट, हमने कहा डी थीटा, पहले थीटा पे था और उसको डी थीटा से डिस्प्लेस किया। फोर्स की जो डायरेक्शन है वो ऑलवेज इस बी की तरफ है, ऐसे बेटा इसकी डायरेक्शन है। मतलब अपन कह रहे कि फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है। डिस्प्लेसमेंट कहाँ पे होगा, टेंजेंट के अलोंग, तो डिस्प्लेसमेंट अपन कह रहे टेंजेंट के अलोंग हो गया, तो फोर्स इधर है, डिस्प्लेसमेंट ds इधर है। अभी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना है वो अपन कैलकुलेट करते हैं। ये थीटा है
तो ये एंगल कितना होगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि डी थीटा तो वेरी स्मॉल है और ये रेडियस है, ये भी बेटा एल है, तो इस एंगल को अपन कह रहे कि अल्फा, तो ये भी एंगल क्या होगा अल्फा के इक्वल। तो अभी अपन कह रहे अल्फा की वैल्यू क्या है, तो अल्फा की वैल्यू अगर मुझे फाइंड करना है तो ट्राइंगल के तीनों कॉर्नर का सम 180 होता है, तो 90 माइनस थीटा प्लस अल्फा वो 180 डिग्री के इक्वल होगा। मीन्स यहाँ से अपन कहेंगे कि 2 अल्फा इक्वल्स टू, ये बेटा अपने को मिला 90 प्लस थीटा और अल्फा इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं 90 प्लस थीटा बाई 2, मतलब पाई बाई 4 और ये हो गया प्लस थीटा बाई 2। ये अल्फा, हमें बेटा ये वाला एंगल चाहिए और ये एंगल होगा कितना पाई बाई 2 माइनस अल्फा। अल्फा की वैल्यू यहाँ से रख ले तो ये हमें मिला पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2। ये बेटा एंगल बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स होगा। तो देखो इसको अपन कैसे सॉल्व करेंगे, अगर हम वर्क डन बाय एफ देखें तो वो अपने को मिलेगा इंटीग्रेशन, ये अपने पास एफ, डिस्प्लेसमेंट अपने पास डी एस, दोनों के बीच में एंगल कॉस पाई बाय 4 माइनस थीटा बाई 2 और ds को अपन लिख सकते हैं एल डी थीटा। ये वैल्यू अपन देखेंगे तो डब्ल्यू एफ इक्वल्स टू इंटीग्रेशन एफ और एल कॉस पाई बाय 4 माइनस थीटा बाई 2 इंटू डी थीटा। थीटा कहाँ से कहाँ 0 टू पाई बाय 2 के इक्वल होगा और उसको जब बेटा इंटीग्रेट करेंगे तो हमें मिलेगा एफ एल कॉस पाई बाय 2 का होगा माइनस सॉरी प्लस साइन बाय 4 साइन पाई बाय 4 माइनस थीटा बाय 2 अपॉन माइनस 1 बाय 2 लिमिट 0 टू पाई बाय 2। इसको सॉल्व करो लिमिट रखकर माइनस 2 But एफ is it 2 root 2? कितना 2 root 2? रूट 2। फाइनल आंसर क्या मिला 2 root 2. नो, माइनस 2 एफ एल, पहले अपने लिखा साइन पाई बाय 4 माइनस थीटा बाई 2, तो ये पाई बाय 4 जो 0 हो गया, फिर माइनस साइन पाई बाय 4 माइनस 0 का लोअर लिमिट 0 हो गया, तो साइन पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 4 ये तो 0 हो गया, तो फाइनली बेटा अपने को मिला माइनस 2 एफ एल, ये वैल्यू 0 है और ये अपने पास 1/√2 के इक्वल, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो फाइनली अपने को मिला √2 एफ एल। ये अपन करें कि वर्क डन बाई एफ होगा, ये आंसर होगा √2 एफ एल के इक्वल। के लिए हम कहेंगे डाउनवर्ड फोर्स बेटा एम जी माइनस टी इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन जी बाई 4। तो टी की वैल्यू हमें मिला एम जी माइनस एम जी बाई 4 एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 3 एम जी बाई 4 के इक्वल होगा। तो टेंशन इन द कॉर्ड वो होगा 3 mg बाई 4, ये अपन करेंगे इक्वेशन 1। टेंशन 3 mg बाई 4 के इक्वल होगा। हमें बेटा वर्क डन चाहिए, तो वर्क डन बाई टेंशन वो कितना होगा टेंशन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, टेंशन ऊपर लग रहा है और वर्क डन और डिस्प्लेसमेंट नीचे, तो माइनस टी इंटू डी। टी की वैल्यू बेटा यहाँ से पुट कर लेंगे तो हमें मिला माइनस 3 mg अपॉन 4 इंटू डी के इक्वल। ये बेटा वर्क डन बाई जो टेंशन है वही वर्क डन बाई कॉर्ड होगा।
वर्क डन बाय टेंशन वही वर्क डन बाय कॉर्ड के इक्वल हो। के इक्वल। और हमें अगर वर्क डन पूछा जाए तो वर्क डन को हम लिखते हैं एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर, दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना है। और डॉट प्रोडक्ट करने के लिए आप लिखेंगे एक्स इंटू एफ एक्स प्लस वाई इंटू एफ वाई प्लस जेड इंटू एफ जेड। ये अपन कह रहे कि इसका वर्क डन होगा। वर्क डन एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर इक्वल्स टू एक्स इंटू एफ एक्स प्लस वाई इंटू एफ वाई प्लस जेड इंटू एफ जेड के इक्वल हो। अब इससे रिलेटिव अपन एग्जांपल देखते हैं। A particle moves from position r1 vector equals to 3 I cap plus 2 j cap minus 6 k cap to position r2 vector equals to 14 I cap plus 13 j cap plus 9 k cap under the action of force F vector equals to 4 I cap plus j cap plus 3 k cap Newton. Then find the work done. हमें वर्क डन फाइंड करना है। तो वर्क डन बाय फोर्स 100 जूल के इक्वल होगा। y2 z2 और a के कोऑर्डिनेट x1 y1 z1। सपोज बेटा अपन कह रहे कि किसी मोमेंट पर फोर्स यहाँ पे लग रहा है। ये फोर्स वेरिएबल है जो f इस डायरेक्शन में है और इस फोर्स के इफेक्ट में पार्टिकल है वो dr डिस्प्लेसमेंट कर रहा है। इसका डिस्प्लेसमेंट है, तो ये डिस्प्लेसमेंट dr है और फोर्स एफ के इक्वल। तो वर्क डन बेटा अपने को फाइंड करना। इस स्मॉल वर्क डन के लिए हम कहेंगे एफ डॉट डी आर के इक्वल। ये इसका वर्क डन हो गया। अगर हमें टोटल वर्क डन चाहिए था तो हम कह सकते हैं इंटीग्रेशन एफ डॉट डी आर वेक्टर और आर आई टू आर एफ का। और यहाँ पे अपन कह रहे हैं कि जो डी आर है वो डिस्प्लेसमेंट इन 3 डायमेंशन है, तो उसको हम लिख सकते हैं डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के। ये डिस्प्लेसमेंट है, इसकी वैल्यू अपन यहाँ पर रखेंगे तो हमें मिला डब्लू इंटीग्रेशन। ये अपन करेंगे फोर्स जो वेरिएबल है एफ डॉट डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। और इसका जो पोजीशन है वो अपने पास है x1 y1 z1। और फाइनल पोजीशन अपन लिखेंगे x2 y2 z2। ये बेटा एज ए फॉर्मूला अपन याद रखेंगे कि वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। ओरिजिन से
x इक्वल्स टू l तक मूव करता है, then find the work done by the force, find वर्क डन अपने को फाइंड करना, वेरिएबल फोर्स है, इंटीग्रेशन एफ डी एक्स। यहाँ पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में, तो इंटीग्रेशन एफ डी एक्स है। लिमिट बेटा कहाँ से कहाँ, 0 to l हो गया। तो यहाँ पे अपन कह रहे हैं एफ की वैल्यू बेटा ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। देखो इसको मैंने ऐसा क्यों लिखा, वैसे बेसिकली अपने पास फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला अपने पास वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स का है एफ डॉट डी आर आई टू आर है, ये बेटा अपने पास। अभी फोर्स है वो एक्स डायरेक्शन में लग रहा है, तो उसको हम लिख सकते हैं बेटा ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर आई कैप, और डी आर को हम लिख सकते हैं डी एक्स आई कैप। अभी डी वाई इसमें है नहीं, तो मैंने डी वाई और डी जेड को 0 रख दिया, और x के रेस्पेक्ट में केवल लिमिट रखा 0 to l। तो जब अपन नेक्स्ट स्टेप में इसको सॉल्व करेंगे तो आई कैप डॉट आई कैप क्या हो गया 1, और लिमिट अपने को मिला 0 to l, ये अपने पास। अब इसको इंटीग्रेट करके बताओ क्या होगा फाइनल आंसर। और AI plus BS क्या मिला बेटा, AI plus BS square by 2. मिस्टेक किया, मिस्टेक किया, मिस्टेक किया, So वापस चेक करो। AL square by 2 plus BL cube by 3. यार डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन वापस रिवाइज करना है फॉर्मूले। देखो यहाँ पर पहले अपन कहेंगे ए एक्स का डी एक्स के रेस्पेक्ट में बेटा एक्स स्क्वायर बाई 2 होगा, लिमिट 0 to l प्लस बी एक्स क्यूब का एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाई 3, लिमिट 0 to l। तो फाइनल बेटा अपने को मिला ए एल स्क्वायर बाई 2 प्लस बी एल क्यूब बाई 3 के इक्वल। ये अपन कह रहे कि वर्क डन बाय द गिवन फोर्स है। Sir, E is the natural log E, right? ए ई टू दी पावर माइनस म्यू से एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट है यहाँ पे ई, Okay. लॉग नहीं है, एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट।
बोलो बेटा क्या मिला आंसर। फिर e टू दी पावर माइनस म्यू एक्स को बेटा माइनस म्यू एक्स, और x का मल्टीपल उसको डिनोमिनेटर में रखा माइनस म्यू, लिमिट 0 टू d। तो फाइनल बेटा अपने को मिला माइनस a बाई म्यू, और ये हो गया e टू दी पावर माइनस म्यू डी माइनस e टू दी पावर 0, और e टू दी पावर 0 क्या होता है 1, तो यहाँ से अपन कहेंगे a बाई म्यू, और ये हो गया 1 माइनस e टू दी पावर माइनस म्यू डी, ये अपन करे कि वर्क डन होगा। ये इसका आंसर 2,3 टू 3,3। तो देखो यहाँ से अपने को क्या मिलेगा, तो ये अपने को मिला इंटीग्रेशन सी एक्स इंटू डी एक्स, डॉट प्रोडक्ट किया पहले, प्लस 4 इंटू डी वाई, लिमिट 2,3 टू 3,0। इस यहाँ से हम कहेंगे जो वर्क डन है W दैट विल बी इक्वल टू 3 बाहर ले लिया, x का dx के रेस्पेक्ट में x स्क्वायर बाई 2 ले लिया, लिमिट x में बेटा 2 टू 3 है, प्लस 4 कांस्टेंट बाहर, ये y हो गया, लिमिट 3 टू 0। तो यहाँ से अपने को मिला 3 बाई 2, x की वैल्यू 3 है, तो ये बेटा 3 का स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट 2 का स्क्वायर हो गया, प्लस 4 और 0 माइनस 3 हो गया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये हमें मिला 3 बाई 2 9 माइनस 4 बेटा 5 हो गया, और माइनस 4 3 जा 12 हो गया, ये अपने को 15 माइनस 24 अपॉन 2 के इक्वल हो गया। सॉरी, कितना मिलेगा बेटा माइनस 9 बाई 2, and that will be equals to minus 4.5 joule बेटा, ये वर्क डन बाय द फोर्स है कि जो डी डब्ल्यू जो है वो एफ डी एक्स होता है, और अगर टोटल वर्क डन अपनी को फाइंड करना है x1 टू x2, तो हम कह सकते हैं इंटीग्रेशन एफ डी एक्स एक्स इक्वल्स टू x1 टू x2, और वो क्या होगा बेटा एरिया अंडर एफ एक्स कर्व, एरिया अंडर एफ एक्स कर्व, ये अपने पास होता है एरिया अंडर एफ एक्स कर्व। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का अगर ग्राफ दिया हुआ है तो उसका एरिया अपने को वर्क डन की वैल्यू देगा। अभी इससे रिलेटेड एक एग्जांपल अपन देखते हैं। द फोर्स एक्टिंग on a body is shown in the graph then find total अभी हमने कहा है कि एरिया अंडर एफ एक्स कर्व दैट गिव्स वर्क डन, तो इसका टोटल एरिया कैलकुलेट कर लेंगे तो वो वर्क डन होगा। फाइंड करो क्या होगा, एरिया अंडर एफ एक्स कर्व होगा, एरिया अंडर द कर्व एफ एक्स कर्व, फर्स्ट ट्राइंगल का एरिया हाफ, बेस कितना 5, हाइट 10 हो गया, प्लस रेक्टेंगल 20 माइनस 5 कितना 15 इंटू हाइट 10 हो गया, प्लस ट्राइंगल हाफ, बेस कितना 5, हाइट 10 हो गया, ये 5 हो गया, ये अपने पास 5 हो गया,
मीन्स यहाँ से अपने को मिला 25 हो गया, 25 हो गया प्लस 150 हो गया प्लस 25 हो गया, तो कितना मिला बेटा 200 जूल। ये इसका आंसर है। Sir, in the second one we consider it as a rectangle, हाँ but if we consider it as a square, then it will be 10 into 10. हाँ 10 into 10 सही है, 100 हो गया। फिर Yeah, नेक्स्ट into 2. इंटू 2 क्यों, ये तो कितना है 5 है ना बेटा, ये 5 into 10 होगा। Oh, okay, sir.